हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे एलटी केपीआई के बारे में। एलटी में हम क्या क्या केपीआई यूज करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं केपीआई का फुल फॉर्म है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो एलटी में कितने तरह की केपीआई हमको देखने को मिलती है, तो हम इसको कई सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला एक्सेसिबिलिटी, रिटेनेबिलिटी, मोबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड यूटिलाइजेशन। एक्सेसिबिलिटी केपीआई किस लिए यूज होती है? ये जैसा कि नाम से क्लियर है, एक्सेस करने के लिए। तो ये क्या कह रहा है कि क्या मेजर करेगा? ये मेजर करेगा कि कोई यूजर जो है नेटवर्क को कितना परसेंटेज सक्सेसफुली वो एक्सेस कर पा रहा है, तो वो मेरी एक्सेसिबिलिटी केपीआई के अंतर्गत आएगी। फिर रिटेनेबिलिटी, अब एक्सेस तो कर लिया, लेकिन वो कैसे जो है जब तक वो चाह रहा है विथआउट इंटरप्शन जो है वो नेटवर्क को कंटिन्यूअस एक्सेस कर पा रहा है, वो मतलब स्टे कर पा रहा है नेटवर्क में बिना इंटरप्शन के, तो ये मेरी कहलाएगी रिटेनेबिलिटी। मोबिलिटी क्या है? स्टे कर रहा है लेकिन मेरा यूजर मूवेबल है, तो मूवमेंट में भी नेटवर्क जो है कैसे हैंडल कर रहा है उस यूजर की मोबिलिटी को बिना सर्विस इंटरप्शन के, तो उसके अंतर्गत जो केपीआई आएगी वो मेरी मोबिलिटी कहलाएगी। अवेलेबिलिटी क्या कह रहा है? अवेलेबिलिटी बोल रहा है कि मेरा नेटवर्क जो है, अगर हम 24 आवर की बात कर रहे हैं तो 24 आवर में कितने टाइम मेरा नेटवर्क अवेलेबल था, जो यूजर मेरा एक्सेसिबल यूजर के लिए जो है मेरा सर्विस अवेलेबल था, तो वो मेरी अवेलेबिलिटी के पीआई के अंतर्गत आएगी। इंटीग्रिटी क्या कह रहा है? इंटीग्रिटी एक तरह से नेटवर्क का कैरेक्टर बता रहा है कि नेटवर्क में कितना थ्रूपुट मिल रहा है, डाउनलिंक या अपलिंक दोनों का थ्रूपुट, और लेटेंसी कितनी है। तो ये नेटवर्क की एक तरह से बोलेंगे तो करेक्टर बता रहा है कि क्या मेरा नेटवर्क का करेक्टर है, वो है हो गया इंटीग्रिटी के पीआई के थ्रू आएगी, अंतर्गत आएगी। फिर है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन क्या बोल रहा है कि मेरा जितना रिसोर्स है नेटवर्क में अवेलेबल है उसका कितना परसेंट यूटिलाइज हो रहा है, क्या वो फुल यूटिलाइजेशन में है या फिर 50% यूटिलाइजेशन है मेरा नेटवर्क का। ये यूटिलाइजेशन बता रहा है कि जो मेरा रिसोर्स है उसका कितना परसेंट यूटिलाइज कर रहा है। अब एक्सेसिबिलिटी के अंतर्गत हम दो केपीआई पढ़ेंगे, आरआरसी सक्सेस रेट, ईरैप सक्सेस रेट, इसके अंतर्गत कॉल सेटअप सक्सेस रेट भी आती है। रिटेनेबिलिटी में हम ड्रॉप रेट पढ़ेंगे, आरआरसी ड्रॉप रेट, ईरैप ड्रॉप रेट। मोबिलिटी में हम हैंडओवर सक्सेस रेट पढ़ेंगे, हैंडओवर सक्सेस रेट कई तरह का होता है, वो आगे देखेंगे। इंटीग्रिटी में यूएल ड्यूअल थ्रूपुट जो आएगा केबीपीएस में होगा या फिर एमबीपीएस में होगा या फिर जीबीपीएस में होगा। अवेलेबिलिटी में केपीआई दिखती है जो है कि कितना परसेंट मेरा नेटवर्क अवेलेबल रहा। यूटिलाइजेशन में हम यहाँ पे पीआरबी यूटिलाइजेशन जो है फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक यूटिलाइजेशन अपलिंक और डाउनलिंक का देखेंगे। तो हम पहला केपीआई में आते हैं आरआरसी सक्सेस रेट। आरआरसी सक्सेस रेट क्या कह रहा है? आरआरसी सक्सेस रेट रेशियो है टोटल नंबर ऑफ आरआरसी कनेक्शन कितना जो है अटेम्प्ट हो रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ आरआरसी कनेक्शन कितने इस्टेब्लिश्ड हो रहे हैं, इन दोनों का रेशियो है। तो जब नंबर ऑफ आरआरसी कनेक्शन जो इस्टेब्लिश्ड हो गया मतलब सक्सेस हो गया, उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ आरआरसी कनेक्शन अटेम्प्ट या रिक्वेस्ट से, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो रेशियो आता है वो मेरा कहलाता है आरआरसी सक्सेस रेट। इसमें मेरा यूवी यूजर और इनोड भी ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, इस केपीआई के लिए मेरा एमएमई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो जैसा कि हम कॉल फ्लो में पढ़े थे कि पहले यूवी को नेटवर्क एक्सेस करना है तो वो प्राइस प्रियम्बल भेजता है इनोड बी को, फिर उसके थ्रू जो है ये उसके करस्पॉन्ड में इनोड बी जो है आर रिस्पॉन्स भेजता है, रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स भेजता है। रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स जैसे इसको मिलता है टेम्पोररी सीआरएनटीआई, तो ये आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है। ये थर्ड मैसेज जैसे गया आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट, मतलब आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट गया मतलब ये आरआरसी अटेम्प्ट हो गया। टोटल नंबर आप जो बोले थे कि नंबर ऑफ आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट, ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट। अब फिर इसका रिस्पांस में इनोड भी जो है आरआरसी कनेक्शन सेटअप करता है, डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल अलॉट होता है, और उसके बाद जो है यूवी जो है फिर उस डेडिकेटेड चैनल के थ्रू जो है आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट मैसेज भेजता है। इस मैसेज में नॉस के लिए भी इंफॉर्मेशन रहता है। तो आरआरसी कनेक्शन सेटअप जहां कंप्लीट हुआ तो मेरा आरआरसी
कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो गया यूवी और नोड बी के बीच में। तो आरआरसी कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड डिवाइड बाय आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट, ये मेरा कहलाएगा आरआरसी सक्सेस रेट। कितने मेरे कनेक्शन अटेम्प्ट हो रहे हैं, कितने मेरे सक्सेस हो रहे हैं। तो फेल होने के कहाँ पे हो सकते हैं? फेल होने का आपका या तो आरआरसी कनेक्शन सेटअप इसको रिसीव नहीं हुआ, या फिर आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट जो है इनोड बी को रिसीव नहीं हुआ। तो हम देख रहे हैं कि दो जगह पे मेरा जो है ये चीजें हैं फेल होने की। तो लॉजिक यहाँ पे आता है कि आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट तो सेंड हो गया, तो फिर आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट मैसेज अगर यूवी भेजेगा तो क्यों फेल होगा? तो उसका रीजन ये भी होता है कि आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट मैसेज जो है ये बिगर होता है, साइज में ज़्यादा बाइट का होता है एज कंपेयर टू आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट। तो हमको इसको भेजने के लिए, आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट मैसेज को भेजने के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। तो अगर मेरा यूवी काफ़ी दूर में है तो वो उतना पावर से रेडिएट नहीं कर पाएगा, तो मेरा आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट मैसेज जो है ये इनोड भी डिकोड नहीं कर पाएगा। डिकोड नहीं कर पाएगा तो मेरा जो है आरआरसी फेल हो जाएगा, आरआरसी अटेम्प्ट फेल हो गया। तो एक मेजर रीजन ये भी होता है। अब क्या हो रहा है कि इसमें कई सारे रीजन आएंगे कि आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है गया, उसके बाद जो है इनोड बी में एक टाइमर होता है। आरआरसी कनेक्शन सेटअप भेजने के बाद इनोड बी में एक टाइमर होता है कि वो कितना देर वेट करेगा आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट का। दूसरा चीज क्या टाइमर होता है, आगे देखते हैं। अभी एक टाइमर है T300। ये क्या कह रहा है कि यूवी जब आरआरसी कनेक्शन सेटअप रिक्वेस्ट भेज दिया तो वो वेट करता है उतने देर के लिए, जिसका टाइमिंग हम देख रहे हैं 100 से लेकर 2000 मिली सेकंड तक डिफाइन रहता है। तो उतनी देर तक ये वेट करता है। उस देर में, उतने टाइम में अगर आरआरसी कनेक्शन सेटअप या फिर रिजेक्ट दोनों में से कोई मैसेज नहीं आता है, रिजेक्ट आया तो ऑलरेडी फेल हो गया, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया उस टाइमर के अंतर्गत, तो भी मेरा आरआरसी कनेक्शन सेटअप फेल हो जाएगा। तो हम अगर इस टाइमर की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा के रखें तो मेरा आरआरसी कनेक्शन सेटअप जो है फेल जो है होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। दूसरा टाइमर एक है इसमें कि आरआरसी कनेक्शन रिजेक्ट, मान लेते हैं कि यूवी क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ, तुरंत फिर स्टार्ट हो गया। अब मेरा यूनिट भी हाई यूटिलाइज है और वो अभी कैपेबल नहीं है कि वो कनेक्शन सेटअप करने के नया, तो क्या करेगा, रिजेक्ट भेज देगा। यूवी फिर तुरंत ट्राई करेगा। अब ये जब ट्राई करेगा बार बार तो मेरा बार बार फेल होगा, तो मेरा क्या होगा, आरआरसी सक्सेस रेट जो है काफ़ी ख़राब हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1 से लेके 1800 सेकंड तक रख सकते हैं। तो हम एक बार रिजेक्ट होने के बाद अगर इस टाइमर की वैल्यू बढ़ा दें तो मेरा आरआरसी, अगर इनोड भी मेरा हाई यूटिलाइज है तो मेरा जो है आरआरसी सक्सेस रेट इंक्रीज करेगा। तो दो टाइमर हम देखें कि कैसे ये दोनों मेरे हेल्प कर रहे हैं। बाकी आरआरसी सक्सेस रेट का जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि रीजन जो है क्या क्या खराब होने के रीजन होते हैं। तो पहला कह रहा है कि हाई इंटरफेरेंस, पुअर कवरेज, हाई यूटिलाइजेशन, हार्डवेयर इशू, पावर फ्लक्चुएशन, मीडिया इशू, ये सारे हैं। तो हम कवरेज इशू जो है वो कैसे दूर कर देंगे, फिजिकल ऑप्टिमाइजेशन करके कर सकते हैं। और अगर मेरा हाई यूटिलाइज है, हम दोनों चीज़ें हाई, पुअर कवरेज और इंटरफेरेंस, ये दोनों चीज़ें जो है, इंटरफेरेंस को हम कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर पीसीआई प्लानिंग करेंगे कि मेरा पीसीआई कोलिजन ना हो, तो उससे मेरा साइनार भी थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा। और फिर अगर मेरा हाई यूटिलाइजेशन है तो हाई यूटिलाइजेशन के लिए हम जैसे कि बोले कि हम दो टाइमर, एक टाइमर जो है 302 इसको बढ़ा देंगे, इसमें में हमको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। दूसरा, हम यूवी इनएक्टिविटी टाइमर को ट्यून करेंगे जिससे कि मेरा जो यूवी इनएक्टिव है, अभी वो सेशन नहीं चल रहा है, तो उनको जल्दी से वो रिलीज कर दे नेटवर्क से, तो भी मेरा फिर इनोड भी फ्री हो जाएगा। तो ये हाई यूटिलाइजेशन में मेरे वर्क करेंगे। 300 टाइमर जो है इसको बढ़ाएंगे तो ये भी मेरा हाई यूटिलाइजेशन में वर्क करेगा कि रिस्पॉन्स अगर इनोड भी से रेस थोड़ा लेट मिलता है
आरआरसी कनेक्शन सेटअप का, तो भी मेरा वो फेल नहीं होगा। और सेल लोड शेयरिंग पैरामीटर का भी यूज कर सकते हैं, और फिजिकल ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू भी जो हम ऑप्टिमाइज करके आरआरसी सक्सेस रेट को हम जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। अब अगला क्या आता है, ईरैप सक्सेस रेट। हम जैसे देखें कि मेरा जो है आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट हो गया, तो जैसा कि हम बोले आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट में यूवी जो है नास के लिए भी मैसेज होता है, वो मैसेज इनोड भी जो है फॉरवर्ड करता है फिर एमई को। वो क्या फॉरवर्ड करता है, इनिशियल यूवी मैसेज रहता है, वो कॉन्टेक्स्ट सेटअप के लिए जो है उस यूवी के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो वो इनिशियल यूवी मैसेज भेजा, उसके रिस्पॉन्स में एमएमई जो है, आगे और भी प्रोसीजर होते हैं तो वो सारा हम डिटेल में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम पहले भी एलटी कॉल फ्लो में पढ़ चुके हैं। तो इनिशियल कॉन्टेक्स्ट सेटअप रिक्वेस्ट करता है इनोड बी को, इसमें वो एमएमई चीज़ें बहुत सारी भेजता है कि उसके लिए सिक्योरिटी कमांड मोड जो है एक्टिवेट करना है, डेटा रेडियो बीरर एस्टेब्लिश करना है, उन सब सारी चीज़ों के लिए जो है इनोड बी को रिस्पॉन्स आता है। जैसे ही इनिशियल कॉन्टेक्स्ट सेटअप रिक्वेस्ट आया तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ईरैप मेरा अटेम्प्ट हुआ। ईरैप सक्सेस रेट क्या है, ईरैप सक्सेस डिवाइड बाई ईरैप अटेम्प्ट इनटू 100। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अब ये मेरा ईरैप यहाँ पे अटेम्प्ट हो गया। अब क्या हो गया कि वो मैसेज फिर जो है फॉरवर्ड किया, जो मैसेज इनोड बी के लिए था वो इनोड बी रख लिया, बाकी यूवी को आगे फॉरवर्ड कर दिया, और विथ आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन और सिक्योरिटी मोड कमांड यूवी को भेज दिया। अब यूवी सिक्योरिटी मोड कमांड कंप्लीट करेगा, और जो भी फिनोमेना थी सारी कंप्लीट करने के बाद फिर आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट का मैसेज इनोड बी को फॉरवर्ड करेगा। आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन का मैसेज फॉरवर्ड हुआ, इसको इनोड बी को रिसीव हुआ, तो इनोड बी फिर इसके अगेंस्ट में यूवी एमएमई को इन्फॉर्म करेगा कि आपने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया था वो मैंने फॉलो किया, अभी मेरा यूवी रेडी है। तो इनिशियल कॉन्टेक्स्ट सेटअप रिस्पॉन्स, जो एमएमई जो है इनिशियल कॉन्टेक्स्ट सेटअप रिक्वेस्ट भेजा था उसके करस्पॉन्ड में इनिशियल कॉन्टेक्स्ट सेटअप रिस्पॉन्स भेजा, ये एमएमई भेजा। यहाँ पे जो क्या होता है कि मेरा ई रैप जो है सक्सेस हो गया। तो हम देख रहे हैं कि ई रैप टोटल नंबर ऑफ ई रैप सक्सेस डिवाइड बाई ई रैप अटेम्प्ट, तो वो मेरा कहलाएगा ई रैप सक्सेस रेट। अब इसमें हम देख रहे हैं कि आरआरसी सक्सेस रेट में मेरा यूवी और इनोड भी ही रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि यूवी रिस्पॉन्सिबल है, इनोड भी रिस्पॉन्सिबल है, एमएमई भी रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे जब ये एमएमई जो है इनिशियल कॉन्टेक्स्ट सेटअप रिक्वेस्ट भेजता है तो उसके बाद इसके पास भी एक टाइमर होता है, वो स्टार्ट हो जाता है, और उस टाइमर के एक्सपायर होने से पहले अगर इनिशियल कॉन्टेक्स्ट सेटअप रिस्पॉन्स नहीं रिसीव होता है तो मेरा ईरैप फेल हो जाता है। तो इस टाइमर की वैल्यू को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह इनोड बी में भी एक टाइमर होता है, जो आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन भेजने के बाद जो है उतने टाइम में अगर आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट इसको रिसीव नहीं होता है और उसके पहले ही अगर टाइमर एक्सपायर हो जाता है तो भी आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन फेल हो जाएगा। फिर क्या करेगा, ये इनोड भी एमएमई को बोलेगा कि इनिशियल कॉन्टेक्स्ट सेटअप जो है वो फेल हो गया, तो मेरा वो भी ईरैप फेल में आएगा। तो हम देख रहे हैं कि एमएमई लेवल पर भी फेल होने के चांस हैं, इनोड भी के थ्रू फेल हो रहे हैं, और यूवी के थ्रू तो फेल होंगे ही। यूवी के थ्रू कहाँ फेल होंगे कि इसको जो सिक्योरिटी मोड कमांड आया वो ये यूवी कंपेटेबल ना हो एग्जीक्यूट करने के। होता क्या है, सिक्योरिटी मोड कमांड और आरसी कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन जो है ये कंबाइंड बंडल जो है मोड में इसको इनोड भी भेजता है, तो कुछ यूवी कैपेबल नहीं होते हैं उसको प्रोसेस करने के। तो अब क्या करेंगे, सिक्योरिटी मोड कमांड और आरसी कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग मैसेज भेजेंगे। दूसरा चीज़ क्या है कि जिस समय ये आरआरसी कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन जो है ये भेज रहा था उस समय मेरा रेडियो लिंक फेल्योर हुआ तो भी मेरा जो है ईरैप सक्सेस नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि 3 लेवल पे मेरे ईरैप फेल हो रहे हैं।
इसमें देख रहे हैं पुअर नेटवर्क क्वालिटी है रीजन में, सिक्योरिटी मोड फेल होने के चांस है, कोई रिस्पांस यूवी के थ्रू नहीं मिला आरआरसी कॉन्फ़िगरेशन का ई नोड बी को, वो कोई भी रीजन हो सकता है, रेडियो लिंक फेल्योर है, सेम टाइम में पेजिंग आ गया मैसेज। इसमें देखते हैं कि जैसे ये मेरा भी सिक्योरिटी मोड कमांड ये भेजा, उसी समय जो है पेजिंग साइकिल जो है थी और उसी समय पेजिंग का मैसेज आ गया। तो पेजिंग का मैसेज आ गया तो ई नोड बी उसको यूवी को फॉरवर्ड कर दिया। तो यूवी को जब पेजिंग मैसेज आता है तो उसके लिए वो जो है दोबारा से आरआरसी कनेक्शन सेटअप भेजता है। आरआरसी कनेक्शन सेटअप भेजता है तो ई नोड बी जो है उसको फिर जब आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट करके ये भेजता है एमएमई को, एमएमई देखता है कि इसके लिए तो हम ऑलरेडी एक सेशन चल रहा है, तो जो दूसरा सेशन आया उसको प्रायोरिटी देगा। पहले मतलब ये सोचेगा पहले वाले सेशन में कुछ इशू रहा होगा, तो पहले वाले सेशन में जो इनिशियल कॉन्टेक्ट सेटअप रिक्वेस्ट था उसको क्या करता है, इनिशियल कॉन्टेक्ट सेटअप रिस्पांस देगा, उसको ई नोड बी को मैसेज करता है फेल करने का, कि मतलब वो फेल हो गया, पहले वाला जो मेरा जो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था वो मेरा फेल हो गया। तो पेजिंग सेम सब बीच में ही आ गया, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट मैसेज भेजने के बीच में ही अगर आ गया तो भी मेरा ईरेव फेल होने के चांसेज होते हैं, जिसको हम पेजिंग कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। सोल्यूशन क्या है, कोई भी केपीआई के लिए मेरा नेटवर्क का कवरेज, क्वालिटी और हार्डवेयर तो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, वो सारी केपीआई को इफेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम फिजिकल ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, अपना पीसीआई प्लानिंग प्रॉपर कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम जैसा कि बोले कि सिक्योरिटी मोड फेल हो रहा है तो हम बंडल करके एक साथ जो है सिक्योरिटी मोड और आरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज एक साथ नहीं भेजेंगे। और रेडियो लिंक फेल्योर हो रहा है यूवी इंड पे, यूवी डिकोड नहीं कर पा रहा है मेरा पीडीसीसीएच, डिकोड नहीं कर पाएगा तब भी यूवी को अगर ई नोड बी को अगर रिस्पांस नहीं मिला उतने देर में, क्योंकि वो डिकोड नहीं कर पा रहा है, कुछ रिस्पांस नहीं दे रहा, जब पीडीसीएच डिकोड नहीं कर पाएगा तो वो ई नोड बी को यूवी रिस्पांस कहाँ से दे पाएगा। तो उस टाइम को बढ़ाने के लिए हम N310 एंड T310 इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और N311 की वैल्यू डिक्रीज कर देंगे। N310 क्या है कि ये है कि आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन अगर होता है, मतलब पीडीसीएच डिकोड यूवी नहीं कर पा रहा, फेल्योर हो रहा है, तो वो कितना टाइम्स जो है उसका कितना विंडो जो है और आगे वो स्लाइड करे, कितनी देर तक और वेट करें। और T310 क्या है, ये भी टाइमर उसी के लिए, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर T310 है कि ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा जब तक कि ये N311 इन सिंक्रोनाइजेशन इंडिकेशन नहीं मिलता है। तो हम N311 की वैल्यू कम कर देंगे और N310 की वैल्यू हम बढ़ा देंगे कि मेरा सेशन फेल ना हो। और इसके बीच का जो टाइमर है उसको हम जैसे हम बोल रहे हैं कि 50 से 0 से लेकर 2000 मिली सेकेंड तक रख सकते हैं, तो इसको हम बढ़ा देंगे तो मेरा सेशन फेल नहीं होगा, मतलब यूवी फिर जो है दूसरे सेल पे एक्सेस नहीं करेगा। रीजन इसका भी मेनली रेडियो लिंक फेल्योर ही है। एक तो यूवी के साइड अगर रेडियो लिंक फेल्योर होता है मेरा तब भी होगा। और क्या कर सकते हैं कि पेजिंग साइकिल को हम जो है ट्यून कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देंगे कि मेरा बीच बीच में अगर पेजिंग साइकिल छोटा होगा तो वो ज़्यादा कोलैप्स करने के चांस उसमें ज़्यादा है कि बीच में पेजिंग मैसेज आ गया मेरे। अगला है ईरैप ड्रॉप रेट। अब ईरैप ड्रॉप रेट क्या होगा, अब मेरा क्या हो रहा है कि ये इनिशियल कॉन्टेक्स्ट सेटअप रिस्पांस हुआ और मेरा सेशन स्टार्ट हो गया, ईरैप सक्सेस हो गया, अब सेशन मेरा स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद जो है अगर मेरा जो है कनेक्शन फिर ड्रॉप होता है, उसके बाद जो है ये चीज़ें ड्रॉप होती है तो मेरे ईरैप ड्रॉप में आएंगी। और आरआरसी ड्रॉप में क्या होता है, आरआरसी ड्रॉप कंसीडर होगा वो यूवी और ई नोड बी के बीच में होगा, रीजन लेकिन दोनों का सेम होंगे। लेकिन ईरैप ड्रॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल तीनों रहेंगे, यूवी भी हो सकता है, ई नोड बी भी हो सकता है और एमएमई भी हो सकता है।
तीनों को एक्सेस हो सकता है, लेकिन आरआरसी ड्रॉप में मेरा केवल यूवी और ई नोड बी मेरा बस रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ई रैप ड्रॉप की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या रीजन होगा? अब ये सेटअप होने के बाद सक्सेस हो गया, उसके बाद ड्रॉप हो रहा है, तो मेरा यहाँ पे भी हो सकता है एमएमई की वजह से, ई नोड बी की वजह से भी सकता है, और यूवीएन पे भी सकता है। इसके रीजन क्या कर रहे हैं कि पुअर नेटवर्क क्वालिटी है। पुअर नेटवर्क क्वालिटी है तो क्या होगा? यूवी के एंड पे जो है मेरा आरएलएफ होगा, रेडियो लिंक फेल्योर होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आरएलसी रिट्रांसमिशन और टाइमर जो है और आरएलसी पोल टाइमर्स की वैल्यू बढ़ा देंगे। मीन्स क्या हो रहा है कि जब यूवी पुअर नेटवर्क है, क्वालिटी है, और यूवी मेरा डिकोड नहीं कर पा रहा है, इस केस में वही पीडीसीसीएच मेरा डिकोड नहीं कर पा रहा है, तो ई नोड भी जो है उसको रिट्रांसमिट करता है। तो मैक्सिमम कितना बार वो रिट्रांसमिट करें, तो आरएलसी रिट्रांसमिशन का थ्रेशोल्ड पड़ा होता है, उसकी वैल्यू को हम बढ़ा देंगे। और पर्टिकुलर दो रिट्रांसमिशन के बीच में जो टाइमिंग होता है वो होता है आरएलसी पोल टाइमर्स। तो अगर हम आरएलसी पोल टाइमर्स की वैल्यू बढ़ा देंगे तो रिट्रांसमिशन सडनली जल्दी जल्दी नहीं होगा, तो हमको यूवी को टाइम ज़्यादा मिल जाएगा कि वो हो सकता है वो रिकवर हो जाए। और ई-रैप ड्रॉप के रीजन क्या हो सकते हैं? हैंडओवर इशू हो सकता है। जिस समय मेरा सेशन चल रहा है उसी समय हैंडओवर हुआ। हैंडओवर जब होता है तो दूसरे सेल पे हैंडओवर हो रहा है, और वो जो भी रीजन की वजह से हो सकता है कि नेबर सेल मेरा आपका पुअर कवरेज में हो, उसका साइनार खराब हो, या फिर मेरा नेबर सेल हाई यूटिलाइज हो, तो उस केस में मेरा भी हैंडओवर फेल हो जाएगा। और हैंडओवर फेल होगा और उस समय मेरा अगर जो है रिस्टैब्लिशमेंट नहीं हो पाता है तो फिर मेरा ई-रैप ड्रॉप हो जाएगा। अगर मेरा यूवी दोबारा से रिस्टैब्लिशमेंट कर लेता है तो फिर तो ठीक है, सक्सेस हो जाएगा, लेकिन नहीं तो फिर मेरा फेल हो जाएगा। और अगर यूवी मेरा हैंडओवर फेल होने के बाद किसी और सेल पे जो है दोबारा से आरआरसी कनेक्शन सेटअप बनाता है तो भी मेरा वो ई-रैप ड्रॉप में मेरा कंसीडर हो जाएगा। तो हैंडओवर इशू को हम रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हैंडओवर मेरा फेल ना हो, तो उसके लिए हम टाइमर T304 को हम इंक्रीज करेंगे, पीसीआई प्लान को चेक करेंगे, और जो हैंडओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल मेरे इवेंट है A1, A2, A3, A4, A5, इसमें थ्रेशोल्ड और ऑफसेट होते हैं, उनकी वैल्यू को हम ट्यून करेंगे। ट्यून ऐसे करें कि वैसे हम अगर ऐसा गड़बड़ ट्यून करके रखे हैं कि खराब लेवल में भी हम अगले पे हैंडओवर दे रहे हैं, उसको ऑलरेडी नेबर सेल का मेरा कवरेज खराब है फिर भी हम हैंडओवर दे रहे हैं, तो हम उसको अवॉइड करने के लिए थ्रेशोल्ड और ऑफसेट वैल्यू को ट्यून करेंगे। पुअर अपलिंक क्वालिटी है तो हम अपलिंक आरएलसी ट्रांसमिशन थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे कि यूवी का अपलिंक क्वालिटी खराब है तो ई नोड भी डिकोड नहीं कर पाएगा, ई नोड भी मैसेज डिकोड नहीं कर पा रहा तो यूवी उसको दोबारा से भेजेगा। तो कितनी बार भेजे तो वो हम उसका आरएलसी ट्रांसमिशन थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जिससे जो है वो मेरा सक्सेस होने के चांस ज़्यादा होंगे और मेरा ड्रॉप कम हो जाएगा। और जैसा कि इसमें भी वही चीज़ है कि डाउनलिंक क्वालिटी के लिए हम जो है N310 और T310 को बढ़ा देंगे और N311 को हम डिक्रीज कर देंगे, तो भी मेरा जो है ई-रैप ड्रॉप रेट जो है इम्प्रूव होगा। जैसा कि हम पढ़े आरआरसी ड्रॉप रेट सेम चीज़ है, बस ये इसमें जो है बस दो ही के वजह से जो ड्रॉप हो रहा है यूवी और ई नोड बी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें भी रीजन वही चीज़ होंगे, पुअर कवरेज, पुअर साइनार, ट्रांसपोर्ट मीडिया इशू, पावर इशू, पुअर अपलिंक क्वालिटी। आरआरसी ड्रॉप जैसे बोलते हैं कि मेनली रेडियो लिंक फेल्योर की वजह से ही जो है ये होता है, क्योंकि इसमें आपका ई नोड बी और एमएमई के बीच का जो भी आपका प्रोसेस है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब आगे आता है एलटीकेपीआई में हैंडओवर सक्सेस रेट। हैंडओवर सक्सेस रेट में इंटर भी हो सकता है, इंट्रा भी हो सकता है। देखते हैं कि हम हैंडओवर जो है कई तरह के होते हैं एलटी में, जैसे X2 हैंडओवर, X2 इंटरफेस के थ्रू हो रहा है, S1 हैंडओवर, इंट्रा फ्रिक्वेंसी हैंडओवर मतलब सेम फ्रीक्वेंसी पे जो हो रहा है, फिर इंटर फ्रीक्वेंसी हैंडओवर मतलब एलटी से एलटी के बीच में हैंडओवर हो रहा है लेकिन अदर फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है,
तो इंटर फ्रिक्वेंसी हैंडओवर, इंटर रैट हैंडओवर अलग रैट पे हो रहा है, मतलब 2G या 3G पे हो रहा है या फिर CDMA पे हो रहा है LTE से, तो मेरा इंटर रैट हैंडओवर कहलाएगा। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सक्सेस हैंडओवर जो है और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ हैंडओवर अटैम्प्ट हुए, कितने अटैम्प्ट हुए कितने फेल हुए उनका रेशियो इंटू 100। अब इसमें रीजन क्या होगा, पहले हम देख लेते हैं X2 हैंडओवर। तो अपने आप ही ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। जैसे इसमें हम बोलते हैं कि T304 जो मेरा टाइमर है, इसको बढ़ाने से मेरा हैंडओवर फेल कम होगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यूवी मेजरमेंट रिपोर्ट भेजता है, तो फिर जो भी हैंडओवर यहाँ पे रिक्वेस्ट गया, उसके बाद ये जो है सोर्स इनोड भी जो है, जब आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट भेजता है यूवी को, उसी समय टाइमर T304 स्टार्ट हो जाता है। और जब आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन टारगेट इनोड भी पे कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें टाइमर स्टॉप हो जाता है। अगर इस बीच में मेरा ये कंप्लीट नहीं हो जाता है तो फिर मेरा हैंडओवर फेल हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम देखें कि T304 टाइमर जो है कैसे मेरा यूजफुल है, उसको हम बढ़ा देंगे तो मेरे यूवी को काफ़ी टाइम मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि T304 आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन, ये मोबिलिटी के केस में है, इसकी वैल्यू 50 से लेकर 2000 मिली सेकंड तक होती है। तो T304 को भी हम ट्यून करके अपना हैंडओवर सक्सेस रेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें रीजन क्या होगा, जैसा कि इसके लिए भी रीजन वही है, पुअर साइनार है, पुअर कवरेज है, पुअर कवरेज ऑफ नेबर सेल है, नेबर सेल का अगर कवरेज खराब होगा तो भी फेल हो जाएगा। हाई यूटिलाइज टारगेट सेल है, अगर मेरा जो टारगेट सेल है नेबर सेल है उसका अगर यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, उसके पास रिसोर्स ही नहीं है, तो भी मेरा हैंडओवर फेल होगा। पीसीआई कन्फ्यूजन की वजह से भी फेल होगा और पीसीआई कोलिजन की वजह से भी फेल होता है। तो पीसीआई प्लानिंग हम प्रॉपर एक बार चेक कर लेंगे कि मेरा पीसीआई कन्फ्यूजन और पीसीआई कोलिजन ना हो। रॉन्ग नेबर प्लानिंग है तो भी जो है, मतलब जो मेरे नेबर प्लान हुए हैं उसमें पैरामीटर मेरे डिफरेंट पड़े हुए हैं, मेरी वैल्यू टैग डिफरेंट पड़ी हुई है, सेल आईडी डिफरेंट पड़ी हुई है, तो वो सब चीज़ें भी हम ऑडिट कर लेंगे। और जो मेरे पैरामीटर हैं, इवेंट हैं जो है हैंडओवर के, A1 A2 से लेके B1 B2 तक, B1 B2 जैसा कि आईरेट के लिए है, तो अगर आईरेट फेल हो रहा है तो हम B1 B2 को ट्यून करेंगे कि किस केस में हमको हैंडओवर कराना है, केस में नहीं कराना है। A1 A2 में थ्रेशोल्ड और ऑफसेट पड़े रहते हैं, तो उस थ्रेशोल्ड और ऑफसेट को हम ट्यून करके ये हम डिसाइड करते हैं कि मेरा जो सर्विंग सेल है वो कितने खराब कवरेज होने पे या कितने खराब क्वालिटी होने पे हैंडओवर टारगेट को दे। और टारगेट का भी थ्रेशोल्ड और ऑफसेट डिफाइन रहता है कि उस पर कब वो हैंडओवर दे, कि उसका भी वो थ्रेशोल्ड से वो बेस्ट हो, तभी वो टारगेट पे देगा। अगर वो थ्रेशोल्ड हम ऐसा ट्यून कर देते हैं कि वो खराब लेवल और खराब क्वालिटी में भी उस पर हैंड ओवर अटैम्प्ट कर रहा है, तो मेरा फेल होना ही होना है। तो हम इस इवेंट को भी ट्यून करके हम अपने हैंड ओवर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगला केपीआई जैसा कि हमको देखने को मिलता है, अपलिंक पीआरबी यूटिलाइजेशन रेट। ये क्या बोल रहा है कि जैसे मेरे अपलिंक, तो ये कह रहा है कि पीआरबी नंबर यूज्ड इन अपलिंक चैनल डिवाइड बाई जो टोटल पीआरबी मेरे हैं नेटवर्क में, नेटवर्क मतलब पर्टिकुलर सर की बात कर रहे हैं, इनटू 100। इसी तरह डाउनलिंक में पीआरबी यूटिलाइजेशन रेट, पीआरबी यूज इन डाउनलिंक चैनल कितने यूज हो रहे हैं और कितने अवेलेबल हैं इनटू 100। एग्जाम्पल के जैसे हम मान लेते हैं कि मेरे टोटल अवेलेबल पीआरबी जो फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक डाउनलिंक चैनल के लिए मेरे पास 25 है और जो मेरा यूटिलाइज हो रहा है वो 10 हो रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, 10 डिवाइड बाई 25, मतलब डीएल पीआरबी यूटिलाइजेशन रेट मेरा जो है 40% है। अगर 25 यूटिलाइज हो रहा तो हम बोलेंगे 100% मेरा यूटिलाइजेशन रेट है। अब उस केपीआई में देखने को एवरेज सीक्यूआई भी दिखाता है। तो एवरेज सीक्यूआई क्या होता है, एवरेज सीक्यूआई क्या होता है कि हम सीक्यूआई की रेंज जैसा कि जानते हैं कि 0 से लेकर 15 तक होता है। 15 बेस्ट होता है, ये चैनल का आपका क्वालिटी को इंडिकेट करता है। तो 15 बेस्ट होता है, 0 खराब होता है। तो मेरी एवरेज सीक्यूआई जो है पर्टिकुलर जो भी टाइम का मेरा केपीआई है 24 आवर या 1 आवर का, तो मान लेते हैं 1 आवर का केपीआई है, तो एवरेज सीक्यूआई मेरी जितनी ज़्यादा आएगी तो मतलब मेरा नेटवर्क अच्छा है, मेरे सभी यूज़र जो है को अच्छा नेटवर्क मिल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास 5 यूज़र हैं, किसी पर्टिकुलर इनोड बी से वो लैच हैं।
अब एक यूजर देख रहे हैं कि बट और 1 घंटे तक वो कंटिन्यूअस सर्विस यूज कर रहे हैं। इस यूजर को CQI 15 मिल रही है और इस यूजर को 13 मिल रही है, इसको 10 मिल रही है, इसको 6 मिल रही है, इसको 4 मिल रही है। कंटिन्यूअस 1 आवर तक सभी को यही CQI कंटिन्यूअस मिलती रही। तो एवरेज CQI मेरा जो है पर्टिकुलर इस सेल के लिए क्या हो सकता होगा, तो हम 15 1 आवर के लिए है, 13 प्लस किए, प्लस 10 प्लस 6 प्लस 4 और डिवाइड बाई 5 किए, क्योंकि 5 यूजर है तो आ गया कितना 9.6। मतलब मेरा एवरेज CQI 9.6 है। तो मेरा एवरेज CQI 9.6 क्यों आ रहा है, पर्टिकुलर एक यूजर के लिए कि CQI इसका 4 हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, नहीं तो मेरा एवरेज CQI अच्छा था। यही चीज़ क्या होता कि मेरा मैक्सिमम यूजर जो है 2 3 या 4 यूजर, मैक्सिमम यूजर जो है मेरा खराब CQI में सर्व कर रहा है, तो मेरा एवरेज CQI काफ़ी खराब आ जाएगा। तो उससे हमको आइडिया लग जाता है कि मेरा नेटवर्क कैसा है। तो CQI खराब होगी तो उनको थ्रूपुट भी प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो ये था मेरा LTE का जो मेन KPI था, उसके बारे में पढ़े हम। थैंक यू।